इस वीडियो में हम वैद्युत परिपथों के संकेतन और ओम के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। और जब हम परिपथों के बारे में बात कर रहे होते हैं तब ओम का नियम सबसे आधारभूत नियम और सबसे सामान्य नियम माना जाता है। हम जानते हैं कि ओम के नियम से वोल्टा और धारा में आपस में संबंध आता है। और देखिए, वोल्टा को इंग्लिश में हम वोल्टेज कहते हैं। इसकी जो सामान्य अवधारणा है वह हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। और धारा को हम इंग्लिश में करंट कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसे हम सी से प्रदर्शित क्यों नहीं कर रहे हैं, आई से प्रदर्शित क्यों कर रहे हैं। देखिए, सी से आप कूलाम भी समझ सकते थे, तो यहां पर आप उलझन में ना पड़ें, इसलिए हम धारा को आई से दर्शा रहे हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन दोनों को प्रतिरोध संकेतन आपस में संबंधित करता है। प्रतिरोध को हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं और इसे हम आर से दर्शाते हैं। और अगर मैं एकदम सीधी तरह से आपको समझाऊं तो इनके मध्य का जो संबंध होता है वह एक सामान्य सा गणितीय संबंध है। तो यह संबंध होता है वोल्टा बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। और इसे देखने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर दोनों पक्षों में प्रतिरोध से भाग लगा देते हैं तो देखिए, हमें यहाँ पर जो धारा है वह मिलेगी वोल्टा बट्टा प्रतिरोध। लेकिन अब हम हमारी सामान्य समझ से यह सोचेंगे कि वोल्टा क्या होती है, धारा क्या होती है और प्रतिरोध क्या होता है। और हम इनके लिए इकाइयों के बारे में भी सोचेंगे ताकि ये हमें अर्थपूर्ण लगने लगे। तो यह समझने के लिए कि इन चीजों में संबंध किस प्रकार का होता है, हम यहाँ पर जल के प्रवाह का एक उदाहरण ले लेते हैं, जो कि हालांकि एकदम सटीक उदाहरण तो नहीं है, लेकिन इस उदाहरण की मदद से हम वोल्टा, धारा और प्रतिरोध के मध्य संबंध समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से जल का एक ऊर्ध्वाधर पाइप है, जो कि यहाँ नीचे से तो बंद है, लेकिन ऊपर इसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर इस तरह से पूर्णतः पानी भरा हुआ है। अब हम अगर इस जल की बात करें तो यहाँ पर इस जल के पास कुछ स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी, और हम इस स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पर वोल्टा के समरूप मान सकते हैं। और यहाँ पर यह वोल्टा जो है यह वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और यह केवल स्थितिज ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह स्थितिज ऊर्जा प्रति इकाई आवेश है। तो चलिए हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। यह स्थितिज ऊर्जा प्रति इकाई आवेश या एकांक आवेश है। आप चाहें तो इसे जूल प्रति कूलाम के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा के लिए जो मात्रक या जो इकाई है वह जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और यहाँ पर वोल्टा के लिए जो मात्रक है वह सामान्य रूप से वोल्ट होता है। अब चलिए सोचते हैं कि क्या होगा जब हम इस पाइप को इस तरह से नीचे से खोल देते हैं। तो चलिए हम इसे इस तरह से नीचे से खोल देते हैं। तो ऐसा करते ही तुरंत यह जो जल है यह नीचे गिरने लगेगा, और अब जो स्थितिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगेगी। अब अगर हम इस पाइप के किसी निश्चित भाग को देखें, उदाहरण के लिए हम इस भाग को देखते हैं, और अगर अब हम यह सोचें कि प्रति इकाई समय में इस भाग से प्रवाहित होने वाला जल कितना है, तो उस विशिष्ट समय में इस भाग से प्रवाहित होने वाला जो जल है उसे हम धारा के समरूप समझ सकते हैं। तो धारा को हम यहाँ पर आवेश बट्टा इकाई समय के रूप में लिख सकते हैं। तो Q बट्टा T के रूप में हमने इसे लिख लिया है। यहाँ पर Q का मतलब तो आवेश है और T का मतलब है समय। धारा को सामान्य रूप से समझने की दृष्टि से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक सेकंड में परिपथ में एक बिंदु से होकर प्रवाहित होने वाला जो आवेश है वह कितना है, यह हमें धारा के बारे में बताएगा। हम चाहें तो धारा को कूलाम प्रति सेकंड के रूप में भी समझ सकते हैं, यानी कि यह आवेश प्रति इकाई समय है। और प्रतिरोध की अवधारणा यही कहती है कि यह एक ऐसी चीज है जो कि आवेश को नियत उच्च दर से प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न करती है। अब अगर हम हमारे जल के उदाहरण पर वापस आते हैं तो ध्यान दीजिए, इस जल के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पाइप को इस तरह से थोड़ा सा संकुचित कर सकते हैं। तो इस पाइप को संकुचित करना ही यहाँ पर प्रतिरोध के समरूप है। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए, मेरे पास यहाँ पर यह ऊर्ध्वाधर जल का पाइप है और हमने इसे नीचे से इस तरह से खोल दिया है। तो अभी भी हमारे पास यहाँ पर यह स्थितिज ऊर्जा है
जो कि हमारी वोल्टता के समरूप है, और यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। और यहाँ पर देखिए जल का प्रवाह इसमें से हो रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर किसी भी क्षण इस पाइप के किसी भी बिंदु के लिए जो प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा है वह कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यह बहुत ही संकुचित मार्ग है, और यह जो पतला सा मार्ग है यही हमारे प्रतिरोध के समरूप है। अब सवाल यह उठता है कि यहाँ पर कितना आवेश प्रवाह बाधित हो जाता है, और मैं आपको बता दूं कि इस प्रतिरोध के लिए जो मात्रक है या जो इकाई है वह ओम है, जिसे हम ग्रीक अक्षर ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि हमने इन सभी चीजों को परिभाषित कर लिया है और हमारे पास यह जल का उदाहरण भी है, तो आइए अब हम यहाँ पर एक विद्युत परिपथ को देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक बैटरी बना लेता हूँ। तो इस तरह से देखिए जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है उसे हम छोटी रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो यह तो ऋणात्मक टर्मिनल है, और यह जो बड़ी रेखा है यह धनात्मक टर्मिनल है। तो यह एक बैटरी बन चुकी है। अब यहाँ पर बैटरी है, तो इस बैटरी से संबंधित कोई ना कोई वोल्टता आ रही होगी। तो समझने की दृष्टि से हम मान लेते हैं कि बैटरी के सिरों पर जो वोल्टता है वह 16 वोल्ट है। तो इसके बारे में सोचने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा प्रति इकाई आवेश की बात करें। तो चलिए मान लेते हैं कि इस ऋणात्मक टर्मिनल पर हमारे पास इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन हैं। तो स्थितिज ऊर्जा प्रति कूलाम यहाँ पर 16 वोल्ट है, और अगर इन इलेक्ट्रॉनों के पास कोई रास्ता होता है तो ये इस धनात्मक टर्मिनल तक जाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हम इन्हें इस तरह से यह मार्ग दे देंगे, लेकिन शुरुआत में हम इलेक्ट्रॉनों को यह मार्ग उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, यानी कि इस परिपथ को इस तरह से खुला रख रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब तक यह परिपथ इस तरह से खुला रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होकर इस धनात्मक टर्मिनल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अभी के लिए तो यह परिपथ एक बंद पाइप के समान व्यवहार कर रहा है। लेकिन अगर अब हम इस परिपथ को इस तरह से बंद कर देते हैं, तो अब ऐसी स्थिति में इस परिपथ में ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे कि इस नीचे से खुले पाइप में जल प्रवाहित हो रहा था। अब आपको बता दूं कि जब हम इस तरीके का चित्र देखते हैं और इसमें ऐसी कुछ रेखाएं देखते हैं, तो सामान्य रूप से ये रेखाएं हमें यह बताती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है। लेकिन यह बात केवल सैद्धांतिक है। असल जीवन में जो एक तार भी होता है, जो कि काफी अच्छा चालक यानी कि गुड कंडक्टर माना जाता है, उसमें भी किसी न किसी प्रकार का प्रतिरोध अवश्य रूप से होता ही है। अब आगे बात आती है कि प्रतिरोध को हम परिपथ चित्र में प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो प्रतिरोध को हम परिपथ चित्र में इस तरीके की एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए कि इस परिपथ में यह जो प्रतिरोध है यह 8 ओम है। तो अब मेरा आपसे यह सवाल है कि हमें पता है कि यहाँ पर वोल्टता 16 वोल्ट है और प्रतिरोध 8 ओम है। तो आप मुझे बताइए कि इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। यानी अगर हम कहना चाहें तो परिपथ के किसी बिंदु से प्रवाहित होने वाले आवेश की दर क्या होगी। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में स्वयं से सोचें। उम्मीद करता हूं कि आपने कोशिश की होगी। अब आइए साथ में मिलकर हम इसे कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बस हमें यहाँ पर ओम के नियम का उपयोग करना होगा। हमें वोल्टता पता है और प्रतिरोध भी पता है, तो हम आसानी से धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो धारा है वह आ जाएगी, देखिए जो वोल्टता है बैटरी के लिए वह 16 वोल्ट है, और जो यहाँ पर प्रतिरोध है वह 8 ओम है। तो 16 वोल्ट बट्टा 8 ओम, हम जानते हैं 16 बट्टा 8 होता है 2। तो यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा, और उसके बाद मात्रक की बात आती है। तो देखिए धारा क्या होती है, धारा होती है आवेश बट्टा समय, यानी कि कूलम प्रति सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसे हम एम्पियर भी कहते हैं। तो एम्पियर को हम इस तरह से कैपिटल ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो धारा का मान है वह 2 एम्पियर आ जाएगा। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की बात करें, तो 1 सेकंड में इस परिपथ के किसी भी बिंदु से प्रवाहित होने वाला आवेश 2 कूलम आएगा।
और यह बात इस परिपथ के किसी भी बिंदु के लिए सत्य है, जैसा कि हम इस उदाहरण में भी देख पा रहे थे। हालांकि यहाँ पर यह भाग थोड़ा चौड़ा है और यह भाग थोड़ा पतला है, लेकिन फिर भी 1 सेकंड में इस भाग से प्रवाहित होने वाली जल की राशि 1 सेकंड में इस भाग से प्रवाहित होने वाली जल की राशि के बराबर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस सामान्य से परिपथ के लिए अगर हम यहाँ पर विद्युत धारा देखें या यहाँ किसी बिंदु पर विद्युत धारा देखें या कहीं पर भी विद्युत धारा देखें तो वह हमें समान ही मिलने वाली है। अब कहानी में एक मोड़ आना बाकी है। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और यह सोचिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर विद्युत धारा की दिशा क्या है तो आपका जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इसके बारे में सोचा होगा। हो सकता है आपने यह सोचा हो कि हमें तो पता है कि ये इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहे हैं, तो हम तो यहां पर आसानी से कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा जो है वह कुछ ऐसे आने वाली है। यानी विद्युत धारा की दिशा को हम कुछ ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, क्योंकि हम धारा की दिशा का जो उपयोग करते हैं वह इसके ठीक विपरीत है। यानी धारा की दिशा हम इसके ठीक विपरीत मानते हैं, और इसका जो कारण है वह इतिहास से जुड़ा हुआ है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन परिपथों के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो उस समय इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉनों की खोज तो इससे लगभग 150 साल बाद हुई थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन को यह पता था कि वे आवेश को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उन्होंने मनचाहे तरीके से धनावेश व ऋणावेश को प्रदर्शित कर दिया। यानी मूल रूप से उन्हें यह पता था कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो आवेश यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने विद्युत का अध्ययन करते समय विद्युत धारा की जो दिशा है वह इस तरह से प्रदर्शित की, यानी धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रदर्शित की। और हम भी आज इसी पद्धति का उपयोग करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की जो दिशा है वह तो इसके ठीक विपरीत है। तो यहाँ पर जो धारा है उसे हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, यानी इस दिशा में। और आगे हम यह देखेंगे कि धारा के अंतर्गत सदैव इलेक्ट्रॉन आना आवश्यक नहीं है। तो अभी के लिए जो यह विद्युत धारा है यह 2 एम्पीयर के बराबर आ गई है।